तो दोस्तों आज हो गया 10 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीते कई महीनों से कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रहे देश के लोगों के लिए खुशखबरी है। भारत की देसी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने उस समय की घोषणा कर दी है जब उसका टीका लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने बुधवार को जानकारी दी है कि उनकी कोरोना वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही तक उपलब्ध हो जाएगी। भारत बायोटेक की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा ने कहा है कि सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों के साथ कोवैक्सीन अगले वर्ष की पहली तिमाही में उपलब्ध हो जाएगी। विदेशी राजदूतों की एक टीम ने बुधवार को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की वैक्सीन के विकास की जानकारी के लिए उनके दफ्तर का दौरा किया। साथ ही आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी लेने के लिए 3 कंपनियों ने आवेदन भी किया है। इसमें से एक अमेरिका की कंपनी फाइजर है, जबकि बाकी के 2 नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। आज की दूसरी बड़ी खबर। कई दौर की बातचीत के बावजूद केंद्र सरकार किसान संगठनों को मनाने में नाकाम रही है। बुधवार शाम को केंद्र का प्रस्ताव ठुकराते हुए किसान संगठनों ने दोनों प्रमुख मांगों पर टस से मस न होने की बात कही है। कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों नए कानून पूरी तरह वापस हो और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाए, इससे कम पर किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने देश भर में रिलायंस और अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके अलावा रोज बीजेपी के मंत्री को घेराव भी किया जाएगा। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन अब और तेज हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें किसान नेताओं ने बताया कि 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चित काल तक के लिए धरना जारी रखा जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 7 दिसंबर को बीजेपी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई पार्टी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेताओं पर हिंसा के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को चुनावी प्रचार अभियान में उतार दिया है। इसी के तहत सिलीगुड़ी में 7 दिसंबर को हुई बीजेपी के एक कार्यक्रम में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। आरोप था कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पुलिस की गोली से हुई है। जहाँ पुलिस ने आरोपों का खंडन किया था, वहीं मामले की जाँच सीआईडी को सौंप दी गई थी। आज की चौथी बड़ी खबर। केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का अनुरोध किया है। विपक्षी दलों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाजपा के महासचिव डी राजा और डीएमके नेता शामिल थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि हमने राष्ट्रपति से मुलाकात किया, उन्हें 3 कृषि कानूनों के संबंध में हमारे विचारों से अवगत कराया है। हमने इन्हें निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। हमने राष्ट्रपति को बताया है कि इन कानूनों को वापस लिया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये कानून संसद में पारित किए गए उससे हमें लगता है कि ये किसानों का अपमान है, इसलिए वो ठंड के मौसम में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि नए कानूनों का मकसद कृषि क्षेत्र को प्रधानमंत्री के मित्रों को सौंपना है, लेकिन किसान भयभीत नहीं है और पीछे नहीं हटेंगे। आज की 5वीं बड़ी खबर। शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया धर्मनिरपेक्ष। अखिलेश यादव को लेकर कही बड़ी बात। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक वैवाहिक समारोह के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा है कि मौजूदा समय में धर्मनिरपेक्ष और समान विचारधारा वाले लोगों को एक हो जाना चाहिए। इसने हमेशा इंसाफ की मुतालिबे की बात की। हमारी लड़ाई इंसाफ की है। हम जमहूरियत में अपना हिस्सा चाहते हैं। हम जमहूरियत में अपना शेयर चाहते हैं। हम जमहूरियत में अपना जायज मुकाम चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमको जब कामयाबी मिलेगी तो वो मजलूम अवाम जिनसे इंसाफ नहीं हुआ, जिनको बेजुबान करके रख दिया गया, जिनको कमजोर करके रख दिया गया, मजलिस ये चाहती है कि उन मजलूमों को इंसाफ मिले, उनको ताकतवर बनाया जाए।
उन बेजुबानों की आवाज मंजलिस बनना चाहती है, ताकि उनकी आवाज में हम उनके मसाइल को, चाहे वो हैदराबाद की बल्दिया हो, ऐवान असेंबली हो, ऐवान पार्लियामेंट हो, या जिला परिषद हो, या सरपंच हो, मजलिस का मकसद एक ही है। मजलिस के खिलाफ इल्जाम लगाने वालों, ये तो बता दो कि तुम में और हम में फर्क ये है कि हम सही मानों में सबको साथ लेकर चलते हैं। मजलिस दिलों को जोड़ने का काम करती है, मजलिस दिलों को तोड़ने का काम नहीं करती। मजलिस दीवारों को उठाने का नाम नहीं है, बल्कि मजलिस घरों को मिलाने का काम करती है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बौखलाहट का शिकार होकर बीजेपी मुख्तलिफ फ्रस्ट्रेशन में आकर मजलिस पे इल्जाम लगाती है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे, पूरे मुल्क में यौम आइन मनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कोई जो जमात 1960 से सियासी मैदान में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो जमात जमहूरियत को मजबूत कर रही है, तुमको किसने अख्तियार दिया कि मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं है? बताओ, तुम्हारी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, बीजेपी के लोगों, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारने वालों को देशभक्त कहा। आज आप बताइए कि बीजेपी का एक जिम्मेदार शख्स ये कहता है कि बीजेपी अगर हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीतेगी तो पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी और पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को, अफगानियों को निकालेगी। मुझे ये बताइए कि क्या ये संविधान और आइन में लिखा है कि इलेक्शन को लड़कर आप अपने ही शहर के बसने वालों को, इस मुल्क के बाशिंदों को आप पाकिस्तानी, अफगानी और रोहिंग्या कहकर पुकारते हैं? कितनी तकलीफ दे बात है कि जब कोई सुनता होगा कि ये मुझसे कहा जा रहा है कि मैं भारत का शहरी नहीं हूं, बल्कि मुझे पाकिस्तानी, रोहिंग्या और अफगानी कहा जा रहा है। ये बीजेपी के नापाक अज़ाइम है। बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तरक्की की बात नहीं करेंगे, लाइट ड्रेनेज मोरी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो पाकिस्तान की, रोहिंग्या की, अफगानी की, और कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गया। आप बताइए मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं भारत के आईन को मानता हूं और मानता रहूंगा। मैं भारत के आईन के चार दीवारी में रहकर अपनी सियासी जिद्दोजहद कर रहा हूं। मेरा गुनाह इतना ही है कि मैंने नरेंद्र मोदी के CAA कानून को भारत के आईन और संविधान के खिलाफ कहकर उसको फाड़ दिया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मैंने ट्रिपल तलाक के उस कानून को गैर कानूनी करार दिया और मैंने ये कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मुझे जिना इसलिए कहा जाता है कि मैंने ऐसे कानून के खिलाफ पार्लियामेंट में वोट दिया जो हुकूमत को इख्तियार देती है कि किसी को भी दहशतगर्द करार दे दिया जा सकता है। ये मेरा गुनाह है, इसीलिए हमको जिना के नाम से पुकारा जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि मेरे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के उस फैसले को कबूल नहीं किया था। मुल्क बनकर 70 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी हमको जिन्ना के नाम से पुकारा जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बीजेपी ये समझ नहीं रही है कि आप इन मासूम नौजवानों के दिलों पर क्या असर पड़ता है जब वो देखते हैं कि एक शख्स जिसको हमने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से उसको कामयाब करके भारत की पार्लियामेंट में भिजाया, और जिस जमात के सिर्फ 2 रुकने पार्लियामेंट है,
इनको अगर कोई जिना नजर आता तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता।